सोचो एक ऐसा देश जिसको क्रिमिनल्स, मर्डरर्स और रेपिस्ट मिलकर चला रहे हो। जब चाहे तब क्राइम कर सके। इनके बच्चे जब चाहे तब किसी भी गरीब को कुचल सके और किसी भी लड़की को उठा के जो मन चाहे वो कर सके। और जो जज जिसका काम है इंसाफ दिलाना, वो गरीबों की मदद करने के बजाय उन क्रिमिनल्स की मदद करे। और गलती से भी वो जज पकड़ा जाए तो क्रिमिनल्स मिलके उन जजेस को बचाए, प्रमोशन दे दे। तो बताओ आपको कैसा लगेगा? तो यही सोचोगे ना कि बहुत ही बेकार देश है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारा ही देश इंडिया है। कुल मिला के हमारा भारत ही बर्बाद हो रहा है। पहले कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी कर रही है। गरीब बंदा झूठे केस के लिए 40 साल की जेल काट रहा है। वहीं पर एक करप्ट जज 15 करोड़ का भी स्कैम कर दे तो पुलिस मिलकर सारे एविडेंस मिटा देती है। यहाँ इंसाफ उस बेसिस पे नहीं मिलता कि आप कितने ईमानदार हो, इस बेसिस पर मिलता है कि आप कितने पावरफुल हो और आप कितने अमीर हो। और जिन मीडिया का काम है सच दिखाना, वो रूलिंग पार्टी की दलाली करने में लग जाती है। नेपाल का जेंजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। और इस स्कैम में जितना हाथ बीजेपी का है उतना ही कांग्रेस का भी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को सजा सुनाने का फैसला किया और इनको जब सजा मिलने ही वाली थी और कांग्रेस बीजेपी ने आपस में मिलकर पूरा नियम ही चेंज कर दिया। ये बोल दिया कि जब जितने भी पैसे आएंगे वो हम आपस में प्राइवेट रख सकते हैं। तो मतलब जब ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी की चोरी एक साथ पकड़ी गई तब इन्होंने आपस में मिलकर कोलैबोरेशन कर लिया और अपनी चोरी को बचाने के लिए पूरा का पूरा नियम ही बदल के रख दिया। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले। तो इस चीज से एक चीज तो साफ है, तुम वोट चाहे बीजेपी को दो चाहे कांग्रेस को, नुकसान तो सिर्फ जनता का ही होगा। है तो दोनों चोर ही। एक चोर धर्म की राजनीति करता है, एक चोर जातिवाद की राजनीति करता है। चलो ये तो वो स्कैम है जो सरकार चोरी छुपे कर रही है। खुल्लम खुल्ला भी स्कैम चल रहा है वाराणसी में। 807 करोड़ में बनाया गया, 215 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बनाया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो फिर भी ठीक है, रूफ है, रोड है, जमीन लेनी पड़ती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना की बुलेट ट्रेन का कॉस्ट है 121 करोड़ पर किलोमीटर। मतलब वाराणसी की रूफ वे चाइना की बुलेट ट्रेन से महंगा है। इससे एक चीज तो साफ है कि वाराणसी में खुल्लम खुल्ला स्कैम चल रहा है। लेकिन इसको हम स्कैम नहीं बोल सकते क्योंकि हम आम नागरिक हैं। अगर हमने बोला तो हमें टांग दिया जाएगा। हम तो बस ये कंज्यूम कर सकते हैं कि स्कैम हो सकता है का मतलब है, समझो। और स्कैम की बात आए और मैं गडकरी जी के बारे में बात ना करूँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं यहाँ पे एथनॉल स्कैम के बारे में भी नहीं बोल रहा, जिसको हम स्कैम कह ही नहीं सकते क्योंकि ये तो एक पॉलिसी है जो 2030 तक आनी थी। पर अपने बच्चे को अमीर बनाने के लिए नितिन गडकरी ने 2025 में ही इसको लागू कर दिया। 15 रुपए के पेट्रोल का हवाला देकर और तरह तरह की झूठ बोलकर नितिन गडकरी ने लोगों के भावनाओं के साथ खेला है। यही सेम चीज अगर किसी नेता ने अमेरिका, जापान या फिर चाइना में किया होता तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही अलग होते। चिचाचू कंट्री चाइना सीधा पेल देता है भाई, जैसे ही उसको पता लगता है कि कहीं पर करप्शन हो रहा है या फिर घपलेबाजी का कोई भी शक है। तो हाल ही में दुनिया भर में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि चाइना में इसको मौत की सजा सुनाई गई है। इसका जुर्म क्या है आप जान के हैरान होंगे, करप्शन। और अमेरिका में मीडिया ट्रायल इस तरह से सवाल पूछते हैं कि सामने वाला बंदा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। और यहाँ पे तो मीडिया कठपुतली है तो ये सवाल इनसे वैसे भी नहीं पूछने वाले। इसके अलावा द्वारका और NHY स्कैम, जिसमें 2023 के तहत जो रोड बनने वाले थे उसमें 18 करोड़ पर किलोमीटर लगना था। और जब ये टेंडर पास हुआ तो काफी सारे चेंजेस करके इसको पहुंचा दिया गया 215 करोड़ पर किलोमीटर। मतलब एकदम से दाम को 10-15 गुना बढ़ा दिया गया। और अगर वापस से चाइना से कंपेयर करें तो चाइना के जो नॉर्मल हाईवेज का कॉस्ट है वो होता है लगभग 100 से 150 करोड़ पर किलोमीटर और वहीं एक्सप्रेस वे का 200 करोड़ पर किलोमीटर। मतलब यहाँ पर पैसे तो चाइना के बराबर खर्च हो रहे हैं, लेकिन रोड यहाँ पर चाइना के बराबर क्यों नहीं है? चाइना के जो एक्सप्रेस वे है वो 10-10, 20-20 साल बिना खड्डे हुए चल जाते हैं। और यहाँ तो उस तरह के रोड भी नहीं है जो पानी का एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ तो एकदम नॉर्मल सी रोड है जो बारिश होते ही गड्ढे हो जाते हैं। 50 किलोमीटर के दायरे में आपको इतने खड्डे मिल जाएंगे जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे। इसके अलावा जो नया बना था अटल सेतु ब्रिज, वहाँ पे भी गड्ढे हो चुके हैं, जबकि वो पुल भी बहुत ही महंगा है। और उस पुल को बनाने में लगभग चाइना जितने पैसे खर्च हुए हैं इतना चाइना अपने रोडों को बनाने में इस्तेमाल करता है पैसे। पूरे सब जगह पैच लगाए। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट पैसे तो चाइना के बराबर खर्च कर रही है, पर रिजल्ट चाइना जैसा क्यों नहीं आ रहा? चलो तुमने रोड पे स्कैम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्कैम कर दिया, लेकिन तुम स्टूडेंट्स की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? लिटरली ऐसे लोगों को एग्जाम का टेंडर मिल जाता है जिनके ऊपर पहले से करप्शन के चार्जेस लगे हों, जिन्होंने घपला किया हो। और यही बात है, उनसे सरकार की बातचीत अच्छी है तो वापस से ले जाते हैं टेंडर। फिर जब टेंडर मिल जाता है उनको तो एग्जाम सेंटर में ना ही इंटरनेट होता है ना ही कोई अच्छी सुविधा। कभी एग्जाम सेंटर को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता, कभी एग्जाम सेंटर जंगल में चला जाता है। हर साल पेपर लीक हो जाते हैं और जब स्टूडेंट आवाज उठाए तो उनके खिलाफ लाठीचार्ज हो जाता है। इतने आसानी से पेपर लीक हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। 70, 80 पेपर तो ऐसे ही लीक हो जाते हैं। UPSC में लोग फर्जी डिग्री दिखा के IAS IPS बन जाते हैं और जब पकड़े जाए तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मतलब एक गरीब बच्चा जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए उसकी आखिरी उम्मीद UPSC का एग्जाम होता है, जब उसको पता चले कि एक 40 करोड़ की
संपत्ति वाली एक लड़की पूजा खेटकर फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के IAS बन जा रही है और पकड़े जाने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सोचो उस गरीब को कैसा लगता होगा। और सिर्फ UPSC ही नहीं, SSC हो गया, नीट हो गया, हर जगह पेपर लीक बहुत ही कॉमन हो गया है। और जब एजुकेशन मिनिस्टर से ये सारे सवाल पूछे जाते हैं तो ना एक भी सेंसिबल आंसर देने के बजाय वो इस टाइप का जवाब देते हैं, जैसे किसी कबाड़ी को उठा के एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया हो। Minister has blamed everybody except himself. फिर वही बात है ना, हमारे पार्लियामेंट में 60% क्रिमिनल हैं, तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो ऐसी जस्टिस की। कोई एक्टिविस्ट इनके खिलाफ आवाज उठा दे तो उसके ऊपर लग जाता है UAPA। सोनम वांगचुक की फर्जी क्लिप को पूरी तरह से सर्कुलेट किया गया, बीजेपी के IT सेल ने किया और यही चीज हुई सोनम वांगचुक के साथ। फर्जी क्लिप के बेसिस पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब प्रूफ हो गया कि ये फर्जी क्लिप है, सब कुछ दिखा दिया गया, उसके बावजूद ये अभी तक जेल में है। इनफैक्ट उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालनी पड़ गई। मतलब किसी भी तरह का सेंस है? एक फर्जी क्लिप जिसको सरकार के ही लोगों ने फैलाया हो, सरकार के मीडिया चैनल्स ने वायरल कर दिया हो, उस बेसिस पे एक बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया हो। जब प्रूफ हो गया हो कि वो क्लिप फर्जी है, के बावजूद भी वो बंदा जेल में हो। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है। यही सोनम वांगचुक मान के चलो इंडिया में ना होके अमेरिका में होते और वो सब काम किया होता जो उन्होंने इंडिया में किया, जैसे कि बच्चों के लिए एजुकेशन, सोल्जर्स के लिए अलग अलग इन्वेंशन जिससे उनको फायदा मिले, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उनको नेशनल ट्रेजर घोषित कर देती, अलग अलग अवार्ड से सम्मानित करती, वहाँ के बिलियनियर्स उनको करोड़ों की फंडिंग करते, मतलब रातों रात वो करोड़पति बन जाते। और इंडिया में उनके साथ क्या हो रहा है वो चीज तो तुम्हें पता ही है। सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, जो छोटे मोटे पत्रकार नहीं होते जो ग्राउंड लेवल पे करप्शन को एक्सपोज करते हैं, उनका सही है। जो बड़े जर्नलिस्ट होते हैं वो झूठ दिखाएंगे, जो छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं सच दिखाने की कोशिश करें, फिर उनके खिलाफ चाहे रेड कर दो या तो उनको जान से मरवा दो। ये आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उसको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे केस ऐसे देखे गए जहाँ पे एक IAS ऑफिसर या फिर IPS ऑफिसर किसी के करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो मंत्रियों की तरफ से उनको धमकी आ जाती है कि ये सब बंद कर दो। मतलब एक चीज तो साफ है, IAS जैसी या फिर IPS जैसी रैंक हमारे देश की वन ऑफ द पावरफुल रैंक में से आती है, लेकिन ये भी मंत्रियों के आगे कहीं ना कहीं झुकी जाती है। ये सारे क्रिमिनल्स मिलकर देश का फायदा करने के बजाय खुद का फायदा कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स का फायदा कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन का फायदा कर रहे हैं, जिनसे इन मंत्रियों को भी फायदा हो रहा है। बिजनेसमैन से याद आया, अडानी के बारे में मैं यहाँ कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर अडानी के ऊपर बहुत ही सारी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें रह चुकी है। जैसे एग्जाम्पल में आसाम में अडानी के ऊपर कुछ तो आरोप लगे थे जिससे उनको कोई जमीन गलत तरीके से मिली थी, ये आसाम कोर्ट ने खुद अपने मुंह से बोला है। उस तरीके से अडानी पे काफी सारे ऐसे मामले हैं जिसमें यह देखा गया है कि मोदी जी उनको फेवर करते हैं हर टेंडर को दिलाने में। 2022 में महाराष्ट्र का तराली रिवर प्रोजेक्ट अदानी ग्रीन्स को मिल गया। अगले साल अदानी को इस प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से कुछ बड़े चेंजेस अप्रूव करवाने थे, जैसे डैम को लगभग 100 मीटर और चौड़ा करना, इसके अलावा किसानों की 40 एकड़ जमीन और एक्वायर करना। अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास एक 7 बंदों की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है जो देखती है कि किसी भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे असर क्या होगा और फिर उसे रिजेक्ट या अप्रूव करती है। तो जब अदानी की ये प्रोजेक्ट फाइल अप्रूवल के लिए इस कमेटी के सामने है तो इस कमेटी ने अपनी पहली ही मीटिंग में इन चेंजेस को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि 7 एक्सपर्ट की कमेटी में जनार्दन चौधरी नाम का एक बंदा भी बैठा। आप एक बार इसका नाम गूगल करो, आपको दिखेगा ये अदानी ग्रीन कंपनी में एडवाइजर। अदानी साहब, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 3 घंटे का पेपर बैठकर लिखो और उसे चेक करने वाला आपका अपना ही एम्प्लॉय हो तो आप किसी भी हालत में फेल तो नहीं हो सकते। अब ये कितना सच है कितना नहीं, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो टेक डाउन हो जाएगी और इतने बड़े आदमी के बारे में वैसे भी 2 बार सोचना पड़ता है बोलने के लिए। जैसे भी रामदेव का एग्जांपल ले तो रामदेव को उत्तराखंड में जमीन मिल गई, वो भी आसानी से। लेकिन मिली क्यों? क्योंकि अपनी ही कंपनियों के साथ टेंडर वाला कंपटीशन खेलने में लगे हुए थे। करप्शन हमारे देश में इस तरह से सड़ चुका है ना, खुली आंखों से पता चल रहा है साफ साफ कि हमारे देश को क्रिमिनल्स चला रहे हैं। चला ही नहीं रहे, ये तो प्रूव्ड है क्योंकि बीजेपी के 40 MPs पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं पहले से, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 50% MPs पे क्रिमिनल चार्जेस हैं और कईयों पे तो रेप मर्डर जैसे क्रिमिनल चार्जेस कॉमन है। और तुम्हें पता है किसी डेवलप कंट्री में इस तरह की चीजें होती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जापान में देखा जाए तो साल 2 साल में एक करप्ट नेता मिलता है वहाँ पर, वो भी अगर पकड़ा जाए ना और सबूत मिल जाए उसके खिलाफ तो उसको तुरंत पार्टी वाले निकाल देते हैं। और यहाँ पे क्राइम करो तो आपको किसी पार्टी की तरफ से इन्विटेशन आ जाएगा। बस आपको क्राइम करने का हुनर होना चाहिए, पार्टी में तो टिकट मिल ही जानी है आपको। चाइना में आप क्रिमिनल चार्जेस रखने का तो सोच भी नहीं सकते, वो तो सीधा एक्सक्लूड कर देते हैं। इन सब मामलों में चिचाचू वाले बहुत संख्या हैं। बस हमारा इंडिया ही सबसे गया गुजरा बनता जा रहा है। हमारी औकात सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर करने की है। यहाँ की मीडिया तो चाइना तक से सवाल पूछने लग जाते हैं। अब पर कभी कभी न्यूज चला देते हैं बीच में कि हम चाइना को पेल सकते हैं, हम उनके बराबर है, उनका हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी वो चीचाचू वाले हमसे भिड़ गए ना भाई, शुक्र मनाओ वो ना भिड़े, वरना चीचाचू बोलना तुम भी सीख जाओगे। और पता सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? मीडिया जिसे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिनका काम होता है सरकार और जनता को आपस में लिंक रखना, उनके बीच में इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, यहाँ की मीडिया वो करती ही नहीं है। यहाँ पे मीडिया वो दिखाती है जो सरकार आपको दिखाना चाहती है। एक वंदे भारत ट्रेन को लेके हम इतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं, किसी डेवलप कंट्री में ये ट्रेन एक एवरेज ट्रेन है। हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड इतना कम कर लिया कि एक वंदे भारत ट्रेन हमें एक लग्जरी ट्रेन जैसी लगने लगी है। जबकि इसी वंदे भारत ट्रेन के अंदर एक पॉलिटिशियन एक आम नागरिक को मार के चला जाता है, उसके खिलाफ भी पुलिस एक्शन कुछ हो नहीं पाता है। यहाँ पे रूलिंग पार्टी पावर में आते ही अपने ऑफिस बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट बीजेपी के इतने ऑफिस है इंडिया में, आपको गाँव गाँव में 5 स्टार लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल
जाएगा इनका ऑफिस का। घपला तो कांग्रेस ने भी किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना ऑफिस नहीं बनाए कहीं पर भी। लेकिन बीजेपी के ऑफिस आपको हर जगह मिल जाएंगे। इनफैक्ट वो जो रेखा गुप्ता है ना दिल्ली में, वो पावर में आते ही सबसे पहले अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन कर दिया। मतलब स्कूल जाए भाड़ में, हॉस्पिटल जाए भाड़ में, हम बनाएंगे सबसे पहले अपना ऑफिस। लाखों करोड़ों के फ्लैट तो यूं ही बांट दिए गए, पर ज्यादातर वोट देने वाली जनता अभी बहुत ही ज्यादा घोड़ी है। उनको कुछ समझ में आता ही नहीं किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं वोट देना चाहिए। वो बस वोट देंगे, यादव है मैं भी यादव हूँ, इसको देना है वोट। ये ब्राह्मण है मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसको देना है वोट। इसी तरह से चलता है। और जब तक ऐसे जाति और धर्म के नाम पे वोट दिया जाएगा, तब तक हमारे देश की बिल्कुल भी तरक्की नहीं होने वाली। और जब तक तरक्की नहीं होती तो आपको भी पता है हमारे देश की जीएसटी और इकोनॉमी पे बिल्कुल फर्क पड़ता ही नहीं है, वो घटता ही चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मोदी जी खुद ही जीएसटी लाए, जो एकदम बेकार रूल था शुरू में। और जब इन्होंने जीएसटी को कम किया तो मार्केटिंग तो ऐसी की कि जैसे कोई दानव आया और जीएसटी लगा के चला गया, और इन्होंने जीएसटी कम करके हम पे कोई उपकार कर दिया। और यहाँ भी इन्होंने क्या घपलेबाजी की, बोला कि हम लोग नोटबुक पे जीएसटी 0% कर देंगे। हम लोग तो स्टूडेंट का भला सोचते हैं, हमें तो उनकी चिंता है। पर किया क्या इन लोगों ने, कागज पे जीएसटी बढ़ा दिया, 12 से सीधा 18 कर दिया। अब नोटबुक भी तो कागज से बनता है ना। ओवरऑल जो नोटबुक 104 रुपए की मिल रही थी वो सीधा 118 रुपए की हो गई। जो नोटबुक 50 की मिल रही थी वो सीधा 60 रुपए की हो गई। अरे तुम लोग जनता को बेवकूफ समझते हो ना, तो स्टूडेंट का तो कम से कम सोचो। आज की जेन ज़ी ऑडियंस इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं करने वाली। और हमारी अव्वल दर्जे की गोदी मीडिया वहाँ पर सवाल पूछने के बजाय 56 इंच की छाती का साइज बताने लग जाती है। और हमारा देश कभी भी इनोवेशन के बारे में सोचता ही नहीं है जैसे चाइना सोचता है। जैसे कि टेस्ला इंडिया में गाड़ी बेचना चाहती है जिन दामों पर वो बाहर के देशों को बेचती है, लेकिन उसके लिए उनको एक एक्सपेरिमेंट करना होता है, जिनके लिए उनको सिर्फ कुछ कार्स के लिए इम्पोर्ट टैक्स, या फिर तुम बोलो जब हम गाड़ी को मंगवाते हो उसका टैक्स खत्म करना चाहती थी, ताकि वो टेस्ट कर सके कि वो मार्केट में किस तरह से कार को बेच सकते हैं। पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पूरी तरह से मना कर दिया, बोला फैक्ट्री लगाओ तभी हम बेचने देंगे। इन सब चीजों से पता क्या होता है, कोई भी कंपनी मार्केट को टेस्ट कर नहीं पाती, और मार्केट को टेस्ट किए बिना फैक्ट्री लगाना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता, तो वो नहीं लगाएगी। अनदर हैंड चाइना इस टाइप की फ्रीडम देता है कंपनी को, आओ हमारी मार्केट को टेस्ट करो, अगर अच्छा लगे तो फैक्ट्री लगा देना। यही चीज टेस्ला ने चाइना में किया। उन्होंने अपनी फैक्ट्री चाइना में लगाई और आज इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि हजारों लोग वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन यही विजन हमारे इंडियन गवर्नमेंट में नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को तो चाहिए बस टैक्स, और उनको अच्छे से पता है कि टेस्ला इंडिया में आ गई और सक्सेसफुली मार्केट टेस्ट कर लिया तो हमारे इंडियन ब्रांड्स की बैंड बच जाएगी, तो हमारे इंडियन ब्रांड्स को कॉम्पिटिटर मिल जाएगा, तो हमें अपनी गाड़ी अच्छी करनी पड़ जाएगी। और ये जो वोट के नाम पे खुल्लम खुल्ला पैसा बांटते हैं ना, 7,500 करोड़ बिहार इलेक्शन में दे दिया, और हर एक स्टूडेंट को 1000 रुपए महीना देने का वादा कर दिया गया। इन लोगों ने तो बिल्कुल ही मजाक समझ रखा है हमारे देश को। और आज हमारे देश के ऊपर इतना कर्जा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इलेक्शन का बजट 7,500 करोड़, इससे कम बजट तो इसरो के साइंटिस्ट लोगों का है, उनको भी इतना पैसा नहीं मिलता। अगर उनको इतना पैसा मिलने लगे तो क्या क्या ना कर दे हमारे देश के लिए। पर हमारे इसरो से ज्यादा, स्कूल से ज्यादा, हॉस्पिटल से ज्यादा, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है, इलेक्शन के लिए। मतलब इनको अपने देश की चिंता नहीं है, इनको तो बस अपने वोट्स की चिंता है। कभी ये कहेंगे संस्कृत हमारी साइंटिफिक भाषा है, कभी ये किसी पाखंडी बाबा से मिलने चले जाते हैं और जाके खुल्लम खुल्ला पाखंड को बढ़ावा देते हैं। और मोदी जी का तो अलग ही हिसाब है, इतनी फोटो लेते कि कांग्रेस वाले भी नहीं लेते इतनी फोटो। तो वो बस धीरे से अपना स्कैम करते हैं, वो कभी फोटो लेके मार्केटिंग नहीं करते, वो अपने आप को कभी सेलिब्रिटी नहीं समझते, और हमारे देश के अव्वल दर्जे के अनभक्त भी नहीं समझते। लो देखो क्या कर रहे हैं। कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी, 12-13 लोग थे उसमें, हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे। इमेजिन करो आप एक कैफे में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, वहाँ 20-25 मुस्लिम लोग सफेद टोपी पहनकर एंटर करते हैं और अचानक से मारपीट शुरू कर देते हैं। लड़की का फोन छीनते हैं, उसे अरेस्ट करते हैं और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाते हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक ये नेशनल न्यूज़ बन जाती और इसको टेरर और जिहादी वायलेंस कहा जाता। लेकिन क्योंकि ये बजरंग दल वालों ने किया तो इसे यूथ की मिस्टेक बोल दिया जाएगा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझ आ जाएगा कि अल्लाह अकबर के नाम पे मारने वाले और श्री राम के नाम पर वायलेंस करने वालों में कोई भी फर्क नहीं होता। और आप जरा इसकी बात सुनो। बांग्लादेशी कटी पतंगों को यह बता देती हूँ, अगर तुमने ये नरसंहार नहीं रोका तो जो भारत के अंदर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या पल रहे हैं, तुम एक को करोगे, यहाँ पर 1000 कटेंगे। मैं सरकार को भी ये बता देती हूँ कि सरकार किसी गलत। ये दीदी बोल रही है कि तुम एक को मारोगे तो यहाँ 1000 कटेंगे, और इस नफरत की वजह से रामनारायण जैसे आदमी को बांग्लादेशी बना के मार दिया जाता है। तो इसकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बांग्लादेश में हुआ उसके लिए दुख हम सबको है। इवन मुस्लिम लोग तक इसका विरोध कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म कर लो, ऐसी बकवास करोगी तो इंडिया में दंगे हो सकते हैं। सरकार इस पर बात करे, मैं चाहती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पर बात करें। मोदी जी क्या बात करेंगे, जब मणिपुर जलता रहा, लड़कियों का रेप होता रहा, तब मोदी जी के मुंह से तो निकला ही नहीं कुछ। ये औरत के भेष में छुपा हुआ आदमी बकवास कर किसके लिए रहा है? क्योंकि बांग्लादेश में एक हिंदू को पेड़ से उल्टा लटका कर नंगा जला दिया गया और ऊपर से जलाते वक्त नारे लगाए गए अल्लाह अकबर के। शायद उसने कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे मुस्लिम लोगों की रिलीजियस फीलिंग हट हो गई थी। और जिन लोगों ने दीपू चंद्र दास को जलाया, दे आर फेक मुस्लिम्स। और ऐसे लोग दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि एक सच्चा मुस्लिम ऐसा कभी करेगा ही नहीं। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, जिसने एक निर्दोष इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और कुरान में ये भी लिखा है कि बुराई का बदला उतना ही है जितनी बुराई हुई हो, लेकिन माफ करना बेहतर है। और ये भी लिखा है अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो गुस्से को पी जाता है, जो लोगों को माफ कर देता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अल्लाह तुमसे तब मोहब्बत करेगा जब तुम दूसरों से मोहब्बत करोगे। तो आखिर इतना खून खराबा क्यों? प्लीज समझो, इंसानियत से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता। तो अपने करप्शन वाली बात पे आते हैं। The problem is not that India has a government. The problem is that people stopped questioning it.
Every government comes with promises. Development, jobs, safety, growth. But once elections are over, accountability quietly disappears. Politics in India runs on emotion, not solutions. Religion, caste, fear, and pride are used to divide people, while real issues stay untouched. Education weakens, jobs shrink, inflation rises, but headlines focus on noise, not results. Schemes are launched, names are changed, ads are everywhere. Yet ground reality barely moves. A small working population pays most of the taxes. A large population is kept dependent. And politicians survive by managing votes, not fixing systems. Questioning the government is called disrespect. The silence is rewarded. Blind support is praised as patriotism. But democracy was never meant to be worshipped. It was meant to be watched. The hardest truth is, no government is dangerous until citizens stop thinking. A strong India won't be built by slogans or loyalty, but by awareness, pressure, and constant questioning. Power belongs to the people, only if they remember it. धन्यवाद।